हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएस। आज के हमारे जो टॉपिक है वो ये है कि आसाम कैबिनेट ने रिसेंटली एक बिल पास किया है जिसके तहत मुस्लिम मैरिजेस रजिस्ट्रेशन और डिवोर्स एक्ट जो होती हैं, जो 1935 से चला आ रहा है, उस एक्ट को रिपील करने की कोशिश किया जा रहा है। तो इस न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट के ये स्टेप क्यों लेना पड़ा, इसका क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, क्या इसका कंट्रोवर्सीज है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, उसका हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फेलो एस्पिरेंट्स। इससे क्या होता है, हमें एनकरेजमेंट मिलती है, हमें और बेहतर करने का एनर्जी मिलती है। तो कोशिश यही है कि हम और बेहतर से बेहतर करें, लेकिन ये जो हमें फ्यूल की जरूरत है, ठीक है, ये आपसे आती है, आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के थ्रू। That shall be all. Let us begin today's discussion. So, what is it? क्या इश्यू क्या है? असम कैबिनेट ने जुलाई 18 को एक बिल को अप्रूव किया है, ठीक है, कि ये जो आपका 1935 का जो आपका एक्ट है, ठीक है, उस एक्ट को यहां पर क्या किया जाएगा, रिपील किया जाएगा। इसके तहत कैबिनेट के द्वारा इसी साल में एक अर्लियर लाइक आई थिंक जनवरी फरवरी में एक डिसीजन लाया गया था कि ये जो एक्ट है 1935 का, इसको हटाना है। तो बहुत कंट्रोवर्सी हो गया कि यार मुस्लिम समाज को ऐसा तो नहीं कि टारगेट किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास कुछ वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं इस डिसीजन के पीछे। तो ये जो बिल है, रिपीलिंग बिल, ये अभी जो मॉनसून सेशन होने वाला है असम में, वहां पर जिसको प्रेजेंट किया जाएगा एंड जो भी आगे होगा देखा जाएगा। अर्लियर दिस ईयर द कैबिनेट अप्रूव्ड द एबोलिशन ऑफ द एक्ट फॉलोइंग द डिसीजन मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स रजिस्ट्रेशन। अब जो अभी तक जिस एक्ट के तहत हो रहा था, अब स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, ठीक है, ये जो आपका SMA है, इसके तहत आपका करना पड़ेगा। अभी तक आप 1935 के एक्ट के तहत अपना मैरिज जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल हैव टू रजिस्टर इट थ्रू स्पेशल मैरिज एक्ट। ओके, तो 1935 का एक्ट क्या कहता है, ठीक है, इट सेज इट इज इन लाइन विद द मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या होता है कि वो सारे जो आपका मुस्लिम रिलीजन के अंदर जितने भी आपका डिसीजंस होती हैं, आपका मैरिज से जुड़ा हुआ, इनहेरिटेंस से जुड़ा हुआ, ठीक है, एडॉप्शन से जुड़ा हुआ, इस तरीके की चीजों को डील करने के लिए हर एक रिलीजन का खुद का पर्सनल लॉ होता है, ठीक है। तो ये 1935 का एक्ट था, इट वाज इन लाइन विथ द मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है। दिस लेज डाउन द प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस, ठीक है। 2010 में एक अमेंडमेंट लाया गया। अभी तक क्या था कि इट वाज वॉलंटरी कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो आप ये 1935 एक्ट के तहत रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन 2010 में सरकार ने बोला कि नहीं, ये वॉलंटरी नहीं है, यू विल हैव टू मैंडेटरीली रजिस्टर। हमें पता तो चले कि किसका कहां शादी हो रहा है, कौन कहां से भाग रहा है, क्या लेजिटिमेट तरीके से शादी हो रही है कि नहीं, वो जरूरी है। तो इसको वॉलंटरी से कंपलसरी कर दिया गया इन द ईयर 2010, ठीक है। अब ये जो एक्ट है, अब क्या है, इट ऑथराइजेस द स्टेट टू ग्रांट लाइसेंसेस टू एनी पर्सन बीइंग ए मुस्लिम टू रजिस्टर मैरिजेस एंड डिवोर्सेस। ये जो काजी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट, काजी, ठीक है। काजी इज द वन हु कंडक्ट्स मैरिजेस इन मुस्लिम सोसाइटी। तो ये व्यक्ति कौन होगा, ये सरकार तय कर सकते हैं। सरकार के सामने जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए काजी। तो ये भी आपका जो प्रोविजन है इसमें ऐड किया गया था, ठीक है। And it lays down the process through which marriages and divorce applications can be made to registrar and the process for their registration। तो ये तमाम चीजें जो है आपका अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, ठीक है। नाउ रीजंस बिहाइंड द रिपीलिंग ऑफ द एक्ट। गवर्नमेंट इस तरीके के डिसीजन क्यों लेना चाह रहा है, ठीक है, इतना कंट्रोवर्शियल स्टेप क्यों लेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें कुछ चीजें ऐसा है जो काफी ओल्ड है और काफी ऑर्थोडॉक्स किस्म का है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें, जो हम लोग अभी 2024 में हैं, तो वी आर इन ए लाइक मोर इवॉल्व्ड सोसाइटी। तो जरूरी यह है कि हमारे जो मौजूदा हालत है, मौजूदा सोसाइटी है,
वहां के जो कानून है मौजूदा समाज और सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करे। तो ये सरकार का कहना है कि जो कानून है ये काफी पुराना है, काफी आर्केइक है एंड इट इज नॉट इन सिंक विद द कंटेम्पोरेरी लॉ, इसीलिए इसको यहां से रिपील करने की जरूरत है। ठीक है, और यहां पर एक दूसरा चीज ये था कि सरकार असम में क्या करना चाहता है, चाइल्ड मैरिज को पूरी तरह से एबोलिश करना चाहता है। असम इज द स्टेट जहां पर आपका सबसे ज्यादा एमएमआर है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। एक औरत जब बच्चा पैदा करने के लिए हॉस्पिटल जाती है उनका देहांत हो जाता है, ऐसे डेटा सबसे ज्यादा असम से आती है। वन पर्टिकुलर रीजन कैन बी चाइल्ड मैरिज। ठीक है, चाइल्ड मैरिज में क्या होता है कि इफ समवन इज मैरिंग बिफोर द एज ऑफ 18, जिसका बॉडी फुल्ली ग्रो नहीं है, जो खुद की बॉडी को फुल्ली टेक केयर नहीं कर सकते, वैसे में अगर उनको बच्चा पैदा करना पड़े, इट इज गोइंग टू बी फैटल। इसीलिए हम लोग मैटरनल मोर्टिलिटी रेट असम में बहुत ज्यादा देखते हैं। इसको रोकना बेहद जरूरी है। तो सरकार कहते हैं कि इसको हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आपका 1935 का जो एक्ट है, ये क्या करता है आपका, इट leaves room open for people to get married even before they are of the legal age। तो ये एक तो ये बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इनफॉर्मल एंड मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ये जो काजी का जो सिस्टम है, ठीक है, काजी का सिस्टम जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड जरूर होते हैं, लेकिन इनके जो ऑफिस है इसको काफी मिसयूज किया जाता है। ऐसा एलिगेशंस लगाया गया है कि अगर कोई लोकल काजी है, ठीक है, वहां के हो सकता है कि स्क्रूटिनी ना होने की वजह से वहां पर कुछ माल प्रैक्टिसेस हो रहा है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज। ठीक है, तो ये एक चीज है कि इसको और ज्यादा फॉर्मलाइज करने की जरूरत है, दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। देयर वर एलिगेशंस ऑफ अंडर एज मैरिजेस। ठीक है, उसके अलावा यूसीसी की अगर हम बात करें पूरे देश में, यहां पर दो तरीके की आपका आर्ग्यूमेंट आती है कि व्हाई डू वी नीड यूसीसी। बोलते हैं कि हम एक भारत है, श्रेष्ठ भारत। तो यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग जाति प्रजाति के लोग हैं। इतने वैरायटीज में कुछ तो क्या हो आपका सिंक्रोनस हो, कुछ तो ऐसा हो जो आपका यूनिटी दिखाए। तो सरकार का कहना है कि वो एक चीज है कि जो सिविल कोड है, हर एक अलग अलग रिलीजन का जो आपका लॉ है वो अलग अलग है, तो व्हाई नॉट मेक इट ऑल इन वन। ठीक है, तो उसी के मकसद से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा तो आपका जो हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये सब मर्ज होके एक हो जाएगा। लेकिन इसका एक क्या है आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है कि आप यूनिफॉर्मिटी जो है, क्या है आपका, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, आप यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी में आप क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में जो हमारा देश की जो सबसे खूबसूरत जो आपका वो है फीचर है, क्या है, वो है डाइवर्सिटी। अपने डाइवर्सिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये एक काउंटर आर्ग्यूमेंट, इसका पूरा डिफरेंट वो है, डिस्कशन है, उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप हमारे चैनल में नॉर्थ ईस्ट PSC/UCC आप सर्च करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सरकार का ये सब आर्ग्यूमेंट है कि इसलिए ये इस एक्ट को रिपील करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दिस डिसीजन इज नॉट गुड एनफ। क्यों? क्योंकि जो सरकार 94 काजीज को अपॉइंट तो करते हैं, ठीक है, और इसके तहत क्या होता है कि शादी रजिस्टर करना बड़ा इजी हो जाता है। मगर अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप बात करेंगे कि शादी वो करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, डिवोर्स करना पड़ेगा, सॉरी, तो वैसे में जो आपका गरीब लोग हैं, जो इलिटरेट लोग हैं, उनको तो पता ही नहीं है व्हाट इज स्पेशल मैरिज एक्ट। ऐसे में क्या होगा, बहुत सारे शादियां ऐसे होगी जो अनरजिस्टर्ड रह जाएगा, बहुत सारे लोग शादी ऐसे होगी जो किसी के लिए आपका अनएक्सेसिबल रह जाएगा। ठीक है, द एक्ट फेस्ड क्रिटिसिज्म एंड लीगल चैलेंजेस फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स इंक्लूडिंग एडवोकेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, कि इस तरीके की डिसीजन सही नहीं है। Concerns were raised about the implications of complete repeal, including the likelihood of increased instances of unregistered marriages। अगर आप इस एक्ट को कंप्लीटली अगर रिपील कर देंगे तो ज्यादातर मैरिजेस जो आज अभी हो रही है उसमें हो सकता है बहुत बड़े परसेंटेज ऑफ मैरिजेस अनरजिस्टर्ड ही रह जाए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, दैट गवर्न द पर्सनल मैटर्स ऑफ इंडिविजुअल्स
adhere to the Islamic faith, इसको हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं, ठीक है। मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, फैमिली रिलेशनशिप्स, ये सारे चीजें हैं। एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कुरान, ठीक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ की अगर हम बात करें, ये कुरान, हदीस, ठीक है, इन तमाम चीजों से आते हैं, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस से आती है। दिस इज वेयर इट हैज इट्स ओरिजिन, ठीक है। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ इन इंडिया कैसे हो सकता है? तो सबसे पहली बात तो ये 1937 में क्या था आपका, दिस शरीयत एप्लीकेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1937 with the aim to formulate an Islamic law code for Indian Muslims, ठीक है। जो ब्रिटिश थे उनका ये मानना था कि अगर आप इंडिया को गवर्न करना चाहते हैं, इट वाज ट्राइंग टू इंश्योर दैट इंडियंस वेर रूल्ड अकॉर्डिंग टू देयर ओन कल्चरल नॉर्म्स। क्योंकि हम लोग क्या देखे 1857 में क्या हुआ था, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो इसलिए हुआ था, जो कार्ट्रिज था, गान के कार्ट्रिज में अपने पिग्स और काउ के जो है आपका फैट से आप बना रहे थे। इट वाज हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ पीपल ऑफ बोथ द रिलीजन। तो उसकी वजह से इनको बहुत भारी जो आपका है चुकाना पड़ा, दे हैड टू बियर ए हेवी कॉस्ट। तो उसी के चलते इन लोगों ने बोला कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, उनके जो रीति रिवाज है उसके चलते हम लोग यहाँ पर रूल करना पड़ेगा। When it came to distinguishing between laws made for the Hindus and those for the Muslims, they laid out that the statement that clear proof of usage will outweigh the written text of the law. तो जो भी कानून है उस कानून को हमें फुल फ्लेजेड तरीके से उसको हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और मुस्लिम्स के लिए कुरान के जो राइटिंग्स है उसके उससे इंस्पायर होकर इन लोग कानून बनाने की कोशिश किया, ठीक है। तो since 1937 the Shariat Application Act mandates aspects of Muslim social life such as marriage, divorce, inheritance and family। और इनका ये पर्सनल डिस्प्यूट्स को भी सेटल करते हैं। और दूसरे रिलीजन की बात करें, हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956, हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, ठीक है। तो ये आपका हिंदू पर्सनल लॉ हो गया, एंड ये जो है आपका इट हैज कोडिफाइड लॉज रिलेटेड टू मैरिज अमंग हिंदूज, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि आसाम में जहां पर आपका अराउंड जो है आपका 35% जो है आपका पॉपुलेशन मुस्लिम्स है, क्या इन लोगों के लिए जो ये स्टेप लिया गया है, इज इट जस्टिफाइड, इज इट रैशनल और इज इट नॉट? क्या आपका ओपिनियन है? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। इन द मीन टाइम लेट अस सी कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। ए ग्रेजुअल अप्रोच टू रिफॉर्मिंग पर्सनल लॉज। आप कंप्लीट एवोल्यूशन ना करें। कंप्लीट एवोल्यूशन से करने से क्या होता है कि जो लोग आपका इकोनॉमिक लैडर में नीचे हैं उन लोगों को नहीं फर्क पड़ेगा, उनके जो लाइफ है वो एज यूजुअल चलता रहेगा। और जो भी आपका मान लीजिए कि चाइल्ड मैरिज के इंस्टांसेस है, ठीक है, तो वो वैसे समाज में होता है जहां पर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर हमें वहां फायदा पहुंचाना है, इट शुड बी ए ग्रेजुअल प्रोसेस इंक्लूडिंग मुस्लिम पर्सनल लॉ। इट इज वाइटल फॉर अलाइनिंग देम विथ मॉडर्न सोसाइटल आउटलुक्स, ठीक है। दिस एंटाइल्स कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, कंसल्टेशंस विद स्टेक होल्डर्स। जो भी लोग इससे अफेक्ट होने वाले हैं आप उनसे भी बातचीत करें, उनकी ओपिनियन को भी आप यहाँ पर क्या करें, इंक्लूड करें। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की बात है, इट शुड अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, बिल्कुल ठीक है। और जो हम लोग रिलीजियस डाइवर्सिटी उसको हमें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अंडर आर्टिकल 25 क्या है आपका जो रिलीजन है, इट इज योर फंडामेंटल राइट, ठीक है। राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट योर रिलीजन, इट्स अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आप चेंजेस लाते हैं वेल एंड गुड, बट it should be in sync with the constitutional norms. Empowering women and enhancing their agency along with promoting alternative dispute resolution mechanism, ठीक है। These are very important. Strengthening institutional capacity and monitoring implementation ensure effective reform। तो आपको ये सारे चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक बेहतर समाज की गठन कर सकते हैं। यहाँ पर एक यूपीएससी में एक सवाल आया था 2020 में कि जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, जो रीति रिवाज हैं, दे सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म। तो क्या ये हमारी जो रैशनल थिंकिंग है उसको क्या करता है, दबाते हैं। तो इसके ऊपर आप डू यू एग्री और नॉट, इसके ऊपर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट शैल बी ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में? अगर आपको अच्छा लगा प्लीज let us know by writing your valuable feedback. Thank you so much. See you in the next video. Till then, have a good time.